जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में 1 से 88 तक के प्रश्न देख लिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिलेबस वाइज कर रहे हैं, जैसा कि टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। उसी में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो आज 89वां क्वेश्चन है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पलवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। उपर्युक्त कथन किसका है? जो हमने अभी कथन पढ़ा वो कथन निम्नलिखित में से किसका है? हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर नगेंद्र? तो दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। ये उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने निराला के संबंध में अन्यत्र कहा है, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। एक और कहा है कि निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। फिर प्रश्न है, निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है? कथन, स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चंस हैं। तो स्थापना देख लेते हैं सबसे पहले कि कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। इसके लिए रीजन तर्क दिया हुआ है आर। वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण जो करती है पर शव नोचते कुत्तों विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं होता है। अब यहाँ विकल्प में से ऑप्शन चूज करना है, कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे स्थापना तो सही है पर तर्क गलत है। अब देख लेते हैं स्थापना सही और तर्क गलत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। फिर अगला प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है, तर्क दिया हुआ है, स्थापना सबसे पहले स्थापना दी हुई है। बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्ध व्यंजना को महत्व दिया गया है। अब इसके लिए तर्क दिया हुआ है, बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो इसमें भी दोस्तों स्थापना तो सही है पर तर्क गलत है। यहाँ पे हमारा ए फिर से सही हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थापना सही है और तर्क गलत है। फिर प्रश्न है कि स्थापना दिया हुआ है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं। ठीक है, स्थापना और तर्क इसमें कहाँ है? दोनों सही हैं। ऑप्शन सी, यहाँ पे दोनों सही है। फिर प्रश्न है, स्थापना दिया हुआ है, 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्ति कालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। अब इसके लिए तर्क दिया हुआ है आर, उनकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है। तो इसमें भी तर्क गलत है पर स्थापना सही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न दिया हुआ है, स्थापना असर्शन ए, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। इसके लिए तर्क दिया हुआ है रीजन आर, शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों गलत है। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी।
यहाँ पे तर्क और स्थापना दोनों गलत है। फिर प्रश्न है, स्थापना दिया हुआ है, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। अब इसके लिए क्या दिया हुआ है, तर्क रीजन आर, कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। तो यहाँ पे इस तर्क तो गलत है और स्थापना सही है। तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश, इसमें से हमें इसे पढ़ना है, आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है, और ये अपठित गद्यांश दोस्तों ज़्यादातर जो होते हैं ना, वो हमारी सिलेबस में दिए गए कहानी, नाटक, उपन्यास, इनमें से ही कहीं ना कहीं से लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है और पढ़ते हुए फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में काव्य मनीषियों की दृष्टि से समन्वयात्मक होने का आधार क्या है? उसका मनोवैज्ञानिक यथार्थ से जुड़ा होना? नहीं। मनोवैज्ञानिक यथार्थ और आदर्शवाद से जुड़ा होना? नहीं। प्रगतिवाद के सैद्धांतिक आधार को अपनाना? नहीं। आदर्शवादी दार्शनिकता से जुड़ा होना? ऑप्शन डी। ठीक है, आदर्शवादी दार्शनिकता से आशय है आदर्श रूप व आदर्श सत्ता को स्वीकार कर निरंतर गतिशील रहना। फिर यहां पे प्रश्न दिया हुआ है, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काव्य में सुंदर असुंदर का समावेश रहता है, ये तो सत्य है, असत्य नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, काव्य का मूल प्रयोजन सत्य के रूप में ही अभिव्यक्त होता है, ये भी सही है। कवि क्योंकि लोक की यात्रा करता है, इसलिए सुंदर के साथ असुंदर का चित्रण संभव नहीं है, ये असत्य है, और इस प्रश्न के हिसाब से ये सत्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। आशिव का चित्रण शिव के चित्रण के रूप में चित्रण के लिए अनिवार्य है, ये भी सही है, पर ये जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी ही हमारा मान्य होगा। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार काव्य मनीषियों की प्रगतिशील दृष्टि का आधार क्या है? काव्य की तथ्यात्मक रूप में चित्रण करना? नहीं। समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाना? यस। काव्य और आशिव और असुंदर को प्रमुखता देना? नहीं। कल्पना को काव्य का आधार बनाना? नहीं। तो यहाँ पे उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार काव्य मनीषियों की प्रगतिशील दृष्टि का आधार एकांकी ना होकर समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। फिर प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन काव्य का सत्य अनिवार्य रूप से मानव कल्याण का साधन है? ये तो नहीं है। सही है पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? काव्य का सत्य तथ्यात्मक होता है, काव्य का सत्य विज्ञान के सत्य से अभिन्न होता है, काव्य का सत्य अनुभूति परक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। उपर्युक्त अनुच्छेद में काव्य का सत्य विज्ञान के सत्य से भिन्न है, क्योंकि काव्य का सत्य अनुभूति परक होता है और यह अनिवार्य रूप से मानव कल्याण का साधन भी है। काव्य सिर्फ सत्य की सत्ता स्थापित होती है। फिर अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं। काव्य की अर्थ व्याप्ति समूचे मानव लोक में होती है, ये तो सत्य है, पर सत्य नहीं हमें पता करना है।
काव्य के अर्थ का आधार कल्पना और सौंदर्य है, ये भी सत्य है। काव्य के कर्ता वस्तुओं का वर्णन उसी रूप में नहीं करते जैसा उन्हें प्रतिभासित होता है, तो ये असत्य है और इस प्रश्न के हिसाब से यही सत्य है। ऑप्शन सी कथन है काव्य के कर्ता वस्तुओं का वर्णन उसी रूप में नहीं करते जैसे उन्हें प्रतिभाषित होता है, सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है और इस प्रश्न के हिसाब से यही उत्तर हमारा सही होगा, जबकि अन्य कथन सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे प्रश्नोत्तरी हमने देखा। अब अगली वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे सिलेबस वाइज, और ये हमारी जो प्रश्नोत्तरी है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की, ये भी चलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे और परीक्षाओं की तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।